डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को लेकर के ये हमारा थर्ड वीडियो है और यकीन मानिए ये पूरी सीरीज आपको सीआईबी क्लियर करवा सकती है, वो भी एक ही बार में। सो मेक श्योर कि आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा, iibf.info/app। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है that is related to directing. Question number 28. A successful CEO is widely praised for her ability to consistently anticipate market trends and position her company to capitalize on future opportunities long before competitors. This quality of being able to look into future and prepare the organization accordingly is critical leadership trait. This trait is best described as what? तो क्या कहते हैं इसको, जहां पर आप फ्यूचर की चीजों को पहले ही एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से रेडी कर लेते हैं। इट इज इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी इन कम्युनिकेशन, विजन एंड फोरसाइट, या फिर ऑब्जेक्टिविटी। देखो, इंटेलिजेंस तो ये नहीं है कि इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है फोरसाइट के लिए, लेकिन जो मोर स्पेसिफिक आंसर है दैट्स फोरसाइट, राइट? ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। कैपेबिलिटी इन कम्युनिकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेट करते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, नॉट रिलेटेड टू इनिशियल विजन। विजन एंड फोरसाइट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड इट, बिकॉज लीडरशिप क्वालिटी है जो काफी ज्यादा जरूरी चाहिए कि आप फ्यूचर में पहले ही देख लें। एंड अगर सीईओ की एबिलिटी है कि वो ट्रेंड्स को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को देख पा रहे हैं, वो डायरेक्ट एग्जांपल बन सकता है इस पर्टिकुलर ट्रीट का। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज अ राइट आंसर। एंड ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अनबायस्ड रहे, जो एक डिफरेंट क्वालिटी है फॉरवर्ड लुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इज इवेल्युएटिंग अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है जो इवेल्युएट कर रहे हैं कंपनी की एबिलिटी को कि क्या वो अपनी लॉन्ग टर्म जो डेब्ट ऑब्लिगेशन उनको मीट अप कर पाएंगे, जैसे कि उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, बॉन्ड्स की प्रिंसिपल रिपेमेंट्स करनी है, लॉन्ग टर्म लोन्स की, राइट? उससे रिलेटेड है। तो फटाफट से यहां पर देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एबिलिटीज को देख रहे हैं। एंड फर्दर टू डू दिस शी कैलकुलेट सेवरल रेशियोज स्पेसिफिकली टू डिटरमाइन द बिजनेस एबिलिटी टू सर्विस इट्स इनडेप्टनेस ओवर द लॉन्ग होल। विच कैटेगरी ऑफ रेशियोज इज शी यूजिंग? कौन सी कैटेगरी की जो रेशियोज उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं? लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, या फिर सॉल्वेंसी रेशियो? देखो, लिक्विडिटी रेशियो जो होती हैं वो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताती हैं, या फिर बताती है कि क्या आप अपने इमीडिएट डेब्ट्स को पे कर पाएंगे, तो ये उसके बारे में तो नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन के बारे में बताती हैं, रिलेशन टू सेल्स और कैपिटल, सो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। ऑप्शन सी इट्स रिलेटेड टू टर्नओवर रेशियो, जो है वो एफिशिएंसी को मेजर करते हैं कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसके बारे में। आंसर हियर इज सॉल्वेंसी रेशियोज, दैट इज द ऑप्शन डी। बिकॉज सॉल्वेंसी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है, आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते हो, डिटरमाइन करते हो बिजनेस की, जैसे डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया, राइट? तो उन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, सॉल्वेंसी रेशियोज बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा इस केस में दैट इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 30th। एन अर्ली मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन द प्रोसेस इनटू द सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अर्ली मॉडल है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, इन उसको बेसिकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन में। हु सेज व्हाट, थ्रू विच चैनल, टू whom, and with what effect. The model views communication as a one-way process from source to destination. This model is known as what? इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, जहां पर ये सब चीजें जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछी जा रही हैं, तो उसको हमने ब्रेक डाउन किया मॉडल को। सो व्हाट मॉडल इट वुड बी डिड? सो दिस इज बेसिकली डायनामिक मॉडल, और दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, या फिर ये लीनियर मॉडल है, या इंटरपर्सनल मॉडल है? सो आंसर क्या रहने वाला है? तो क्या ये डायनेमिक मॉडल है? आंसर इज नो, कि ये डायनेमिक मॉडल नहीं है। जो डायनेमिक मॉडल था वो बाद में डेवलप किया गया था, जो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव था, रिस्पॉन्सिव था, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन को लेकर के भी। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जो है वो बेसिकली लेवल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन लेवल। इसी तरह से जो इंटरपर्सनल मॉडल भी है वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए, बी एंड डी आर आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वुड बी द
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्या है, दैट्स रिलेटेड टू लीनियर मॉडल, राइट। तो लीनियर मॉडल जो है वो एक कम्युनिकेशन है जिसको डिस्क्राइब किया गया बाय द क्वेश्चन की कौन पर्सन क्या कह रहा है, कौन से चैनल के थ्रू किसको कह रहा है एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड दैट वुड बी इट। ठीक है, तो ये कंसेप्चुलाइज करता है, लीनियर मॉडल जो है कंसेप्चुलाइज करता है प्रोसेस एज अ वन वे फ्लो, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक का फ्लो बताता है, राइट। ठीक है जी, तो ये वन वे मॉडल है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट होते हैं। हु यानी कि कम्युनिकेटर कौन है, सेज व्हाट यानी कि मैसेज क्या है, इन विच चैनल यानी कि मीडियम क्या है, टू हुम यानी कि रिसीवर कौन है, एंड विद व्हाट इफेक्ट यानी कि उसका आउटकम क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा। ये 5 चीजें जो है वो लीनियर मॉडल में कवर होती हैं। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31st। इट सेज अ मैनेजर रिव्यूज वेदर फोरकास्ट। तो एक मैनेजर है जो रिव्यू करते हैं वेदर फोरकास्ट के बारे में एंड हिस्टोरिकल डाटा टू एंटीसिपेट समथिंग। टू बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि फोरकास्ट कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट को रिव्यू करते हैं एंड हिस्टोरिकल डाटा को रिव्यू करते हैं सो एज टू एंटीसिपेट अ पोटेंशियल सप्लाई चेन डिसरप्शन, क्योंकि आगे हरिकेन सीजन आने वाला है। Based on this, she preemptively reroutes shipments and increases inventory in safe locations before any storm actually hits. This future directed approach to control is best described as what? इसको हम किस तरह का कंट्रोल कह सकते हैं? So basically ऐसे जो कंट्रोल होते हैं ना, these are the feed forward controls. क्या होते हैं? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स होते हैं। देखो प्रोएक्टिव होते हैं कंट्रोल, क्यों? बिकॉज इट हैपेंस बिफोर द डिसरप्शन अकर्स, डिसरप्शन से पहले हो गया। एंड फोकस किस चीज के ऊपर है कि आपने प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर लिया, फोरकास्ट का इस्तेमाल करते हुए, प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए, प्लानिंग का इस्तेमाल करते हुए, राइट, दैट्स द केस। ठीक है जी, तो ऑप्शंस देखते हैं कि कॉन्करेंट कंट्रोल है। कॉन्करेंट कंट्रोल तो होता है जो रियल टाइम में होता है, दैट्स बेसिकली इन रियल टाइम। इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कवर किया था, तो ये रियल टाइम होता है, दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी इट सेज प्रोएक्टिव कंट्रोल। तो क्या प्रोएक्टिव कंट्रोल है? यस, प्रोएक्टिव यही होता है कि आप पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हो। फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल होता है, प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करते हैं और करेक्टिव एक्शन हम पहले ही ले लेते हैं। सो आंसर इज प्रोएक्टिव कंट्रोल, राइट। एंड व्हाई नॉट द फीडबैक कंट्रोल? फीडबैक कंट्रोल क्यों नहीं है? बिकॉज इन केस ऑफ द फीडबैक कंट्रोल ये रिएक्शन होता है, यानी कि चीज होने के बाद होता है, राइट। सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द पर्सनल ऑब्जर्वेशन? तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है वो स्पेसिफिक टेक्निक है जिससे आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, ओवरऑल कोई टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटेजी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 32nd। क्वेश्चन नंबर 32nd पर चलते हैं। इट्स बेसिकली सेज दैट एन एम्प्लॉय फील्स डीमोटिवेटेड। एक एम्प्लॉय को डीमोटिवेट फील हो रहा है आफ्टर लर्निंग दैट कलीग विद द सेम जॉब टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज but whom he perceives as contributing less effort receives a larger annual bonus। तो उस पर्सन को लगता था कि वो तो इतना कामकाज कर ही नहीं रहा, राइट, उसका जॉब टाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सेम है, तो उसको ज्यादा बोनस मिल रहा है, एनुअल बोनस मिल रहा है। दिस फीलिंग ऑफ अनफेयरनेस स्टेम्स फ्रॉम अ कंपैरिजन ऑफ हिज इनपुट टू रिवॉर्ड रेशियो विद हिज कलीग्स। दिस साइकोलॉजिकल प्रोसेस इज द सेंट्रल फोकस ऑफ विच मोटिवेशन थ्योरी? तो ये कौन सी मोटिवेशन थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट है? दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू कौन सी थ्योरी है? मल्टीपल थ्योरीज दी गई हैं, पोर्टर एंड लॉलर्स मोटिवेशन थ्योरी है, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, मैकलेंड्स नीड थ्योरी है, या फिर एडम्स इक्विटी थ्योरी है। सो दिस इज रिलेटेड टू द एडम्स इक्विटी थ्योरी। ठीक है, एडम की इक्विटी थ्योरी के बारे में। क्यों? क्योंकि इंप्लॉय जो होते हैं वो अपनी इनपुट आउटपुट रेशियो को कंपेयर करते हैं कि हमने क्या एफर्ट डाले, क्या स्किल्स, क्या टाइम हमने दिया और हमें क्या रिवार्ड मिल रहा है, क्या रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है, वो दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं। लेट्स से सेम पीयर लेवल पर पर्सन है, तो वो देखेंगे भाई कि हमने क्या काम करा, हमारे साथ वाले ने क्या काम करा और हमें क्या बेनिफिट मिल रहे थे, उसे क्या बेनिफिट मिल रहे थे। सो अगर उनको इनइक्विटी लगती है, उनको लगता है कि एफर्ट तो मैं डाल रहा हूं ज्यादा और उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, उनके एफर्ट कम हो जाते हैं, राइट। सो इक्विटी होती है कि ट्रीटमेंट में फेयरनेस जरूर होनी चाहिए, राइट। जो आपके पास पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है उसमें फेयरनेस जरूर होनी चाहिए, राइट। अब बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर रिलेटेड टू, लेट्स से जैसे आपको बताया गया कि पोर्टर लॉलर्स मोटिवेशन थ्योरी है। अब पॉटर एंड लॉलर की जो थ्योरी है वो फोकस करती है रिलेशनशिप के बीच में, राइट, रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। तो परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखती है। तो ये तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज रिलेटेड टू व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, राइट। तो व्रूम की जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग, ये बेसिकली किसको कैलकुलेट करती है? एक्सपेक्टेशन कि आपको क्या वैल्यू रिसीव मिलेगी
विद फॉरवर्ड रिवॉर्ड, राइट, एफर्ट के साथ, तो उसके बारे में है। सो वैलेंसी के बारे में है, तो ये भी नहीं है। अगर हम मैकलैंड की थ्योरी के बारे में बात करें तो ये 3 नीड्स के ऊपर फोकस करती है, ACR, ठीक है। ये बेसिकली किसके ऊपर रीड करती है? 3 चीजों के ऊपर, अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन के ऊपर ये डील करती है। किसके बारे में है ये? अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन के बारे में। दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। सो आंसर क्या है? आंसर इज एडम्स इक्विटी थ्योरी। Now let's move toward the next question, controlling. A company uses a detailed budgeting process to control its operations. एक कंपनी है, वो डिटेल बजटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करती है टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशंस, कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट द प्लान्ड बजट. However, a sudden unforeseen spike in raw material prices globally causes significant negative deviations across multiple departments. Negative deviations आ गए. This situation highlights a key limitation of which of the following control technique. तो ये कौन सी कंट्रोल टेक्निक के पर्टिकुलर आपको चीज के बारे में बता रही है, ठीक है? ये सिचुएशन कौन से लिमिटेशन के बारे में बता रही है कंट्रोल के, उसके बारे में वी नीड टू आंसर. सो इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू बजटरी कंट्रोल. किसके बारे में है? बजटरी कंट्रोल के नेगेटिविटी के बारे में बता रही है. देखो, बजटरी कंट्रोल में होता है कि आप बजट्स को बनाते हो, उन्हें डिपार्टमेंट्स को दे देते हो और फिर एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हो बजट के साथ, ताकि आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाओ. अब पर्पस ये होता है कि मैनेजर्स को हमने हेल्प करनी होती है कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाए एंड उसके हिसाब से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को हम सेट करते हैं एंड वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं. अब इस केस में लिमिटेशन क्या है कि बजट तो प्रिपेयर हो चुके हैं एजम्पशंस के बेस पर, फ्यूचर कंडीशंस के बारे में, राइट. अब जब एक्सटर्नल जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, लाइक एकदम से ग्लोबल स्पाइक आ गई रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो बजट जो था वो रियलिस्टिक नहीं रहा, राइट. तो इसकी ये की वीकनेस यही होती है कि बजटरी कंट्रोल पूरी तरह से आप हैंडल नहीं कर सकते फॉर द अनएक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल चेंजेस, उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, राइट. सो दैट्स इट. सो ये लिमिटेशन किसकी है? बजटरी कंट्रोल की है. ना पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक मेथड है जिससे आप डाटा गैदर करते हो, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्निक नहीं है. सो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है. ब्रेक इवन एनालिसिस तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में, दैट्स आल्सो नॉट द आंसर. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज समथिंग डिफरेंट, कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, राइट, उसके बारे में. सो दैट्स आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ इट. डायरेक्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट. अ लीडर इज ट्राइंग टू स्टीयर हर कंपनी थ्रू अ मेजर इंडस्ट्री डिसरप्शन. तो एक लीडर है, डिसरप्शन हुई है मार्केट में, तो उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, ठीक है, शी बेसिकली इंस्पायर्स हर टीम बाय आर्टिकुलेटिंग अ कंपेलिंग एंड क्लियर विजन ऑफ द कंपनीज फ्यूचर सक्सेस. उनके बारे में बताती है कि आगे हमारी कंपनी किस तरह से सक्सेसफुल होने वाली है. She empowers and encourages her followers to work toward achieving this shared goal, right? This approach is the hallmark of which leadership style? कौन से ये leadership style का hallmark है, उसके बारे में हमने बताना है. So it is what? It is transactional leadership, authoritarian leadership, delegative leadership या फिर transformational leadership. What it is? So see, if we are talking about the transactional लीडरशिप, वो किसके ऊपर फोकस करती है कि आप इंसेंटिव एंड पनिशमेंट दोगे, इंस्पिरेशन नहीं दोगे, ठीक है. दैट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. वो तो ये नहीं है, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं रही, ठीक है. क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया. ऑप्शन बी, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप. अब इस तरह की जो लीडरशिप होती है वो कमांड के बारे में है, कंट्रोल के बारे में है, इंपावरमेंट के बारे में नहीं है, राइट. ऑप्शन सी जो है दैट इज अ डेलीगेटिव लीडरशिप. डेलीगेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि आप जो इनिशिएटिव्स हैं, राइट, वो टीम को देते हो. जो लीडर होता है वो एक्टिवली इंस्पायर करता है उनको, पर्टिकुलर विद द विजन, राइट. सो दैट्स आल्सो नॉट द केस, वो भी नहीं केस है यहाँ पे. ऑप्शन डी इट सेज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होता है वो विजन ड्रिवन होता है. जो लीडर है वो मोटिवेट करता है एंड फर्दर वो कंपेलिंग विजन देता है फ्यूचर के लिए, एंड फर्दर वो इंस्पिरेशन देता है रिवार्ड से हटके, पनिशमेंट से हटके, राइट. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या होता है कि आप इंस्पिरेशन के ऊपर फोकस करते हो, राइट, कि रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड पनिशमेंट मिलेगी एंड इंसेंटिव एंड फर्दर पेनल्टीज का इस्तेमाल करते हो, राइट. लेकिन इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, इसमें हम फोकस करते हैं इंस्पिरेशन के ऊपर. सो इंपावरमेंट मिलती है रिलेटेड कि आप अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कमिटमेंट को और ज्यादा बढ़ाओ, फोकस टू चेंज के ऊपर फोकस करते हो. सो दिस इज व्हाट इज she is doing here in this scenario. So answer is transformational leadership. Transformational leadership is the correct answer. Question number 35th.
Within a large corporation, a senior executive is designated with the ultimate accountability for the safety, accuracy, and dependability of all the systems that manage and report the company's data, including critical financial systems. This executive must ensure that efficient information technology controls are implemented and maintained. Who holds this role? तो ये रोल किस पर्सन के पास रहता है? देखो, रोल काफी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी कॉर्पोरेशन है और एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है जिनको कहा गया कि आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रिलेटेड टू ऑल द सिस्टम्स, उनकी सेफ्टी, एक्यूरेसी, डिपेंडेबिलिटी सब कुछ आप देखेंगे। चाहे वो क्रिटिकल फाइनेंशियल सिस्टम्स है, चाहे डाटा है, सब आपको मैनेज करना है, उनकी सेफ्टी भी, डिपेंडेबिलिटी भी और एक्यूरेसी भी। सो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट करते हैं ये, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको हम सीआईओ या सीआईएसओ कहते हैं, या फिर द चेयर ऑफ द सीओएसओ कमेटी। हु डज दैट? देखो, जो HIA है, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, वो बेसिकली क्या है, इंटरनल ऑडिट जो होती है वो रिव्यू करती है, टेस्ट करती है कंट्रोल्स का, राइट? वो टेस्ट करती है, कंट्रोल करती है। सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू टेस्ट और कंट्रोल। ये टेस्ट और कंट्रोल के बारे में, दिस इज नॉट द आंसर। इफ वी टॉक अबाउट द CFO, तो CFO बेसिकली प्राइमरी यूजर एंड ऑनर होते हैं फाइनेंशियल डाटा के, राइट? फाइनेंशियल डाटा के। बट वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं? वो एक और पर्सन के ऊपर रिलाई करते हैं, विच इज सेड टू बी CIO, जिसको चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं। तो CFO तो प्राइमरी यूजर है फाइनेंशियल डाटा के, प्राइमरी यूजर ऑफ फाइनेंशियल डाटा, राइट? प्राइमरी यूजर है किसके? फाइनेंशियल डाटा के। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शन सी? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि CIO या CISO जो होते हैं वो इंडिविजुअल हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी होती है डाटा की सेफ्टी, एक्यूरेसी एंड डिपेंडेबिलिटी को लेकर के रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सिस्टम, राइट? एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने इंश्योर करना है कि IT कंट्रोल्स को एफिशिएंटली लगाया जा रहा है और यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन जो सी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द कोसो? कोसो तो एक फ्रेमवर्क है, एंड जो कमेटी है जो उसको यूज कर रही है, ठीक है, उसके पास डायरेक्ट ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, डायरेक्ट ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सो इट्स द CIO। सो CIO का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है हमेशा और हमेशा कि कॉर्पोरेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को उन्होंने सेफगार्ड करना है, उनको इंश्योर करना होता है कि जो कंट्रोल्स हैं उनको प्रॉपरली डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, मेंटेन किया गया है, ताकि डाटा इंटीग्रिटी को सेफगार्ड कर लें, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर लें एंड फर्दर अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर लें। तो दे बेसिकली वर्क ऑन CIA। CIA आप जानते हैं ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। तो ये चीज चाहिए होती है, राइट? एंड फर्दर ये वर्क करते हैं क्लोजली विद द CFO। मैंने आपको बताया ना, CFO बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर? CIO के ऊपर। ऑडिट कमेटी बेसिकली इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, राइट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को लेकर के, IT कंट्रोल्स को लेकर के, राइट? सो आंसर इज बेसिकली ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 36। अ मैनेजर असाइंस अ कॉम्प्लेक्स टास्क टू अ सबऑर्डिनेट। तो मैनेजर जो है कॉम्प्लेक्स टास्क को असाइन कर देते हैं सबऑर्डिनेट को विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड अ डेडलाइन। However, instead of simply waiting for the final result, the manager periodically checks the subordinate's progress, offers guidance, and ensures the work is being performed as desired. The practice of monitoring performance after giving instructions is an application of which principle of effective direction? तो कौन से प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ अपने डेलीगेट तो कर दी टास्क, लेकिन साथ साथ में प्रोग्रेस भी आप चेक कर रहे हो, सो एज टू लुक इनटू की फैक्टर कि भाई बिल्कुल सही चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उनके बारे में भी हमने गो थ्रू करना है। सो व्हाट इज इट? सो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ कमांड, या फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, या फिर हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या फिर फॉलो अप। व्हाट इट इज? सिंपल सी बात है, इट इज सेड टू बी फॉलो अप। क्या फॉलो अप ले रहे हो आप? एम्प्लॉय से फॉलो अप ले रहे हो, ये उसके बारे में भी है। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू इट, ठीक है? अगर मैं यूनिटी ऑफ कमांड की बात करूं, वो होता है बेसिकली कि एक ही बॉस होगा आपका, आपका एक ही बॉस होगा, उसके बारे में। इफ वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, तो उसमें क्या होता है कि आप कंसल्ट करते हो सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है? मॉनिटरिंग देम जो होता है वो बेसिकली अलग चीज होती है, लेकिन आप कंसल्ट कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अलाइन करते हो। दैट इज इट। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। So it says an account payable clerk
प्रोसेसेस एन इनवॉइस फॉर पेमेंट, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल जो क्लर्क है वो प्रोसेस करते हैं इनवॉइस को पेमेंट के लिए। आफ्टर द पेमेंट इज डिसबर्स्ड, कंपनी प्रोसीजर रिक्वायर्स द क्लर्क टू स्टैम्प द ओरिजिनल इनवॉइस एज पेड with the date, preventing it from being accidentally or fraudulently submitted for payment for a second time. This is example of financial control technique, input and output verification, dual control, authorization या फिर cancellation of documentation. दिस इज रिलेटेड। और अगर मैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल की बात करूं, तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल तो बेसिकली वेरिफिकेशन है कि आप एक लेवल के ऊपर सेकेंडरी लेवल के ऊपर चेक कर रहे हो, दिस इज नॉट इट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डुअल कंट्रोल, तो डुअल कंट्रोल होता है कि जहां पर सेकंड एम्प्लॉय वेरीफाई करेगा पेमेंट को, राइट। तो ये जो चीज यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करी हुई है। ऑप्शन सी जो है दैट्स ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आप बेसिकली क्या प्रोसेस अपना रहे हो पेमेंट को अप्रूव करवाने के लिए फर्स्ट प्लेस पर, राइट, नॉट द एक्शन टेकन आफ्टर द पेमेंट। सो ऑथराइजेशन इज बेसिकली ड्यू टू प्रोसेस क्या है अप्रूव करवाने के लिए। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो जो टेक्निक है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि किसी डॉक्यूमेंट को इनवॉइस को दोबारा से इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता, राइट। तो आप एक स्पेशल साइन कर देते हो या फिर पेड की स्टैंप लगा देते हो, दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्टिंग इज अ मल्टी मैनेजमेंट फंक्शन दैट इंक्लूड सेवरल की कंपोनेंट्स, ठीक है। बेसिकली डायरेक्टिंग जो होती है वो मल्टीफेसेटेड मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें बहुत से की कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर सेवरल की कंपोनेंट्स एग्जिस्ट इन देयर, right? Which element specifically involves the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily toward achieving the organization goals, a concept often described as doing the right things. So what it is? Supervision, motivation, leadership, communication. देखो, सुपरविजन जो होती है वो होता है कि आप ओवरसी करते हो, यानी कि चीजों का ध्यान रखते हो, यू डू सिंपली ओवरसी, राइट। आप बेसिकली ओवरसी करते हो, वॉच करते हो, डायरेक्ट करते हो, दैट इज इट, राइट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशन, मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप स्टिमुलेट करते हो सबऑर्डिनेट्स को, वी डू स्टिमुलेट द सबऑर्डिनेट्स कि एक डिजायर्ड मैनर में आपने एक्ट करना है, लेकिन वॉलेंटरी नहीं करते, उसमें इन्फ्लुएंशियल होता है, लाइक इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट है वो लीडरशिप का, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप, लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों के बिहेवियर को, जिससे वो खुद ही बेसिकली रेडी हो जाते हैं वॉलेंटरली कि उन्होंने अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करना है, ठीक है। तो लीडरशिप इज बेसिकली डूइंग द राइट थिंग्स, लीडरशिप का एक क्वार्टर ही है डूइंग द राइट थिंग्स, राइट। बेसिकली इस चीज को सही डेमोस्ट्रेट करने के लिए इसे कहा गया, राइट। दैट इज इट। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 39, कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। A manager wants to analyze the performance of the sales department over the last quarter. Instead of just looking at the raw sales figures, she uses technique like calculating the averages, percentages, and ratios to compare the performance of different sales region and identify the trends. This approach to control fall under the category of, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है कंट्रोल की, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, डेट वी नीड टू आंसर। तो मैनेजर जो है वो एनालाइज करना चाहते हैं परफॉर्मेंस किसकी, सेल्स डिपार्टमेंट की लास्ट क्वार्टर से रिलेटेड, जस्ट लुकिंग टू द रॉ सेल्स फिगर। वो बेसिकली टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं कि एवरेजेस का, परसेंटेजेस को, रेशियोज को कैलकुलेट करेंगी एंड जो डिफरेंट सेल्स रीजन्स हैं, आइडेंटिटी ट्रेंड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो कौन सा ये कंट्रोल है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑडिट या फिर प्रोएक्टिव कंट्रोल, विच वन इज दिस। देखो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है डाटा को कलेक्ट करने की टेक्निक, तो वो नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, यस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बेसिकली आप एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो, कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हो, राइट, सो एज टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी दैट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट, तो मैनेजमेंट ऑडिट तो एक ब्रॉड एग्जामिनेशन है कि कंपनी किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, राइट। एक स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू सिंगल डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर के नहीं होता, एक ब्रॉड ओवरव्यू है, सो दिस इज आल्सो नॉट आंसर। एंड प्रोएक्टिव कंट्रोल क्या होता है, जिसमें आप बेसिकली यहाँ पर तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को गो थ्रू कर रहे हैं, हम एंटीसिपेट थोड़ा ना कर रहे हैं आने वाली चीज को। तो प्रोएक्टिव तो होता है कि आप एंटीसिपेट करते हो, राइट, आगे आने वाली चीज को। सो दैट्स नॉट द फेज। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40th, a manager before finalizing a new workflow for her team
holds a meeting where she presents the proposed changes and actively seeks input, suggestions, and consent from her subordinates. By ensuring their participation, she finds they are more motivated and accepting to the final decision. This approach is an example of which principle of direction? तो ये कौन से principle of direction का example है? That we need to answer. Direct supervision, unity of direction, participative और democratic management या फिर follow. देखो अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सुपरविजन की, राइट, तो डायरेक्ट सुपरविजन होता है कि अपने कामकाज को ओवरसी करना है, तो वो बेसिकली मैनेजमेंट किसी भी स्टाइल में कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कंसल्टेशन की जा रही है पहले, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. एंड इफ वी लुक एट द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक प्लान होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, राइट, एंड बेसिकली एक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल से रिलेटेड नहीं है ये चीज. ऑप्शन सी इट्स रिलेटेड टू पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, तो ये वही तो चीज है जहां पर सुपीरियर जो है वो बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट एंड डिसीजंस के ऊपर पहुंचता है, पहले म्यूचुअल कंसेंट लेता है, उसके बाद डिसीजन के ऊपर पहुंचता है कंसल्टेशन करने के बाद सबऑर्डिनेट्स के साथ, राइट. सो दिस इज द पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. एंड फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप होता है कि आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जब आपने दे दी है उसके बाद चेक करते हो परफॉर्मेंस कैसी है, मॉनिटरिंग करते हो उसकी, दैट इज फॉलोअप. ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. An organization is planning for the long term and needs to create a budget specifically for the estimated spending on major long term assets such as the construction of a new factory and the purchase of heavy machinery. What is the correct term for this type of budget? प्रोडक्शन बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, मटेरियल बजट, कैश बजट. तो सिंपल समझ में आता है ये कैपिटल बजट ही है क्योंकि लॉन्ग टर्म एंड मशीनरी से रिलेटेड है. देखो प्रोडक्शन बजट जो होता है वो बेसिकली आउटलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्लान टुवर्ड द producing of what they are going to produce, right, उससे रिलेटेड होता है. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द मटेरियल बजट, तो मटेरियल बजट बेसिकली एस्टिमेट करता है क्वांटिटी के बारे में एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए. कैश बजट जो होता है बेसिकली एंटिसिपेट करता है कि कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या होंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उनके बारे में बताता है. सो ए सी एंड डी आर नॉट द आंसर, ओनली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 42. So it says a manager finds that by clearly and effectively communicating expectations and providing regular feedback, she can improve the morale of her team. This in turn helps build stronger relationships among team members, leading to better collaboration and an overall increase in the team output. Right? This scenario highlights that effective communication is a crucial tool for what purpose? किस purpose के लिए जो communication है वो effective purpose है? Initiating action and enforcing discipline, facilitating change and ensuring particularly stability, and fostering friendliness and motivating staff and increasing productivity, ensuring unity of command and unity of direction. See, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दैट्स फोस्टरिंग द फ्रेंडलीनेस एंड मोटिवेटिंग द स्टाफ, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. व्हाई? देखो सिनेरियो हमें बता रहा है बहुत से की बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. सो ये एक बेसिक टूल है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो एक बेसिक टूल है मोटिवेट करने के लिए. इससे मॉरल भी इंक्रीज होते हैं. अगर कम्युनिकेशन बेटर है तो डेफिनेटली वो फ्रेंडशिप को भी ज्यादा बेटर बनाती है, रिलेशनशिप्स को भी ज्यादा बेटर बनाती है, एंड इन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज ज्यादा बेटर वे में कर सकते हो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd. A company's data center is located in an area prone to earthquakes. To ensure business continuity, the IT department maintains a complete up-to-date copy of the critical data and systems at a separate secure facility in a different geographical region, with a detailed plan to switch operations to that particular facility if a disaster occurs, right? So this is an example of which type of IT general control. ये कौन सा ITGC है जहां पर आपका डाटा जो पड़ा है ऐसी जगह पे पड़ा है जहां पर अर्थक्वेक आ सकता है, राइट. अब उसकी जगह के लिए आपने क्या किया कि जो भी क्रिटिकल डाटा था किसी और जगह पे आपने सेव कर लिया, एंड आपको रूल्स भी पता है कि भाई इन केस अगर कोई डिजास्टर अगर होता है तो किस तरह से आपने डाटा रिकवर करना है, वो चीज भी आपको पता है. सो व्हाट काइंड ऑफ ITGC दिस इज? सो दिस इज द कंटिंजेंसी प्लानिंग. जो कंटिजेंसी कंट्रोल होते हैं वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आईटी सिस्टम एंड डाटा जो रहेंगे वो तब भी अवेलेबल रहेंगे एज क्विक एज पॉसिबल, उनको रिस्टोर किया जाएगा इन केस अगर कोई मेजर डिसरप्शन या डिजास्टर होता है तो. अब जो की प्रैक्टिसेस है वो रहते हैं कि आप डाटा बैकअप लेंगे ऑन साइट या ऑफ साइट. ऑन साइट मतलब होता है सेम जगह पर, ऑफ साइट होता है किसी और जगह पर. अब यहाँ पर ऑफ साइट है. फर्दर आपकी डीआरपी होती है, दैट इज अ डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग होती है. फर्दर आपकी बीसीपी होती है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती है. ऑल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होती हैं, राइट, वो भी होती हैं. सो इस सिनेरियो में कंपनी के पास एक कंप्लीट अप टू डेट हार्ड कॉपी डाटा पड़ा है
राइट, एंड सिस्टम अलग जगह पे पड़ा है। एंड इन केस अगर अब कोई डिजास्टर हुआ तो आपके पास डिजास्टर रिकवरी प्लान भी है कि आपने ऑपरेशंस को कैसे स्विच करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सी आपके कंटीजेंसी प्लानिंग कंट्रोल के बारे में, सीपीसी के बारे में ही है विद इन द आईटीजीसी, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा दैट इज रिलेटेड टू द कंटीजेंसी प्लानिंग से रिलेटेड देखते हैं। चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, लॉजिकल असेस पॉलिसीज हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, डिजास्टर रिकवरी या फिर आपका बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, तो डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज a manager realizes that motivating her team is not a simple task because each employee has a different set of desires, urges, needs that drive their behavior. She cannot simply force this internal feeling upon them. She must understand their individual psychological states. This understanding reflects which key feature of the motivation. तो क्या कौन से की फीचर के बारे में यहाँ पर पता लगाया है इस मैडम ने? मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो, जो मोटिवेशन होती है वो बेसिकली यहाँ पर जो इस चीज का फोकस है वो किसके ऊपर रहता है? इंटरनल एंड इंडिविजुअल नेचर के ऊपर है मोटिवेशन के बारे में। ये गोल ओरिएंटेशन एंड कंटिन्यूटी के बारे में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोल ओरिएंटेशन एंड कंटिन्यूटी के बारे में, विच इज नॉट द पार्ट सेड इन द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंडिविजुअल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं रिलेटेड टू मोटिवेशन। सो ऑप्शन ए तो इज नॉट करेक्ट आंसर। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, हम मोटिवेशन की टाइप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि मोटिवेशन की टाइप क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट कि मोटिवेशन किस चीज से मिलती है। सो ऑप्शन सी इट सेज मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फिनोमेनन एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है, साइकोलॉजिकल है। बिकॉज वाई मैनेजर रियलाइज कर रही है इस चीज को, ठीक है, कि दो की फीचर है। पहली चीज है कि मोटिवेशन जो है वो इंटरनल फीलिंग है, अर्ज है, ड्राइव है, डिजायर है, व्हाटसएवर इट इज, राइट। एंड फॉर दिस को फोर्स नहीं कर सकते, तो ये क्या है? दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेन, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि हर एक ह्यूमन में अलग अलग नीड्स होती हैं, माइंडसेट होते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना दिया है उसको। तो आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन 45th। In the first step of control process, a company must set targets that need to be achieved to meet its goals. These targets, which serve as the criteria for performance, can be categorized in two ways: those expressed in monetary terms and those that include intangible items. What is the first step and what are these two categories called? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है एंड इन दो कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। ऑप्शंस आपके सामने है। इट सेज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड इनको कहते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन कहते हैं, या फिर कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, व्हाट इट इज सेड टू बी, व्हाट इट इज सेड टू बी। देखो, जो फर्स्ट आपका स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है कंट्रोल प्रोसेस का, वो होता है इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कंट्रोल का सबसे पहला पार्ट ही है कि आप सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करो, राइट। एंड उसके बाद आप देखो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये चीज देखनी होती है ना। तो पहली चीज यही होती है कि आप स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बेंचमार्क की तरह करते हैं, टारगेट की तरह करते हैं, जिसके अगेंस्ट आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, राइट, मेजर करोगे। तो एक क्राइटेरिया बताते हैं आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का, ठीक है। एंड पूरा का पूरा कंट्रोल प्रोसेस इसी के ऊपर होता है। एंड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज है। पहली होती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जिनको न्यूमेरिकल टर्म्स में पेश कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में पेश कर सकते हैं, वो होते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जैसे सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, आउटपुट पर वर्कर, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सभी क्वांटिटेटिव है। दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, जो इनटेंजिबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक ये कंसर्न होते हैं नॉन मॉनेटरी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के साथ, राइट। जैसे मान लो इंप्लॉय का मोरल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुडविल की बात कर लो, कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर लो, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, ये सभी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, एंड जो इसकी दो कैटेगरी हैं वो होती है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर है। Now let's move toward the last question for today video. 46th question. A manager who employs an authoritarian leadership model can often make decisions very quickly and produce consistent results, as there is no need for the group's consultation. However, this approach carries significant risks and can harm the organization in the long run. What is the primary disadvantage of this लीडरशिप स्टाइल? ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसका लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होने वाला है वो हमने बताना है, राइट। दैट इज व्हाट वी नीड टू से। अब ये मेन जो ऑथोरिटेरियन जो
आपकी लीडरशिप है ना, जिसको हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं, राइट? इसमें वन वे डिसीजन मेकिंग होती है। आप इनिशिएटिव को दबा देते हो, वर्कर को सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने, रिजिडली उनको आइडिया कंट्रीब्यूट नहीं करना। एंड आप किसके ऊपर डिपेंड करते हो? लीडर के ऊपर डिपेंड करते हो। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ओवर रिलायंट हो जाती है एक ही पर्सन की जजमेंट के ऊपर। लॉन्ग टर्म में ये नुकसान होगा कि लोग इनोवेशन करना बंद कर देंगे, विश्वास खत्म हो जाएगा, टीम स्पिरिट बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सफर करेगी, राइट? एंड डेफिनेटली इससे आपका रेजिस्टेंस एम्प्लॉयज में बढ़ जाएगा और उनका टर्नओवर भी इंक्रीज होगा, यानी कि बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके नुकसान है। द चेन ऑफ कमांड कैन बिकम अनक्लियर एंड कंफ्यूजिंग। ये तो एडवांटेज है कि चेन ऑफ कमांड तो क्लियर है, दिस इज नॉट डिसएडवांटेज, दिस इज एडवांटेज। इट मे प्रोवोक डिसकंटेंट अमंग द वर्कर्स एंड स्टाइफल देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एब्सोल्युटली ये सही है, ये चीज सही है। ठीक है, द डिसीजन मेकिंग इज फास्ट नॉट स्लो। ठीक है, लीडर्स कैन ऑफन बी मोर इंक्लाइन टू अपोलोजाइज टू देयर एम्प्लॉइज। ये तो पूछते ही नहीं है, अपोलोजाइज की बात तो छोड़ ही दो। अगर ऑप्शन डी की बात करें, ये तो पोटेंशियल इशू बेसिकली है विद पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, नॉट विद द ऑटोक्रेटिक, राइट? सो ऑप्शन डी भी यहां पर गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत से कंसेप्ट्स को सीखा होगा। मेक श्योर कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग करें। एंड पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ वीडियो भी मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से ही मॉड्यूल्स को फॉलो करना, क्योंकि आपको 100% सिलेबस नहीं कवर करना, 75% सिलेबस कवर करना है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।